ये है mahindra.guru.com दी ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस और आप देख रहे हैं STT20 या स्पीड टेस्ट T20। आज का जो स्पीड टेस्ट है वो है SBI क्लर्क में 09 और जो सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस। आइए देखते हैं इस खास शो के अंदर वो पहला क्वेश्चन कौन सा है जो हमें लगा काफी इंपॉर्टेंट था इस स्पीड टेस्ट के अंदर। भारतीय डाक विभाग भुगतान बैंक की कितनी शाखाएं स्थापित करेगा? जो इंडिया पोस्ट है वो आने वाले समय में जो पेमेंट बैंक है उसे कितनी ब्रांचेस को ओपन करेगा भारत के अंदर। यहाँ पर ये जो एक हेडलाइन है जो ये सुर्खी आई इसमें कहा गया कि पेमेंट बैंक की एक सुविधा भारतीय डाक विभाग भी देगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले तो जानिए एक पेमेंट बैंक होता क्या है। हमने इस पर डिजी पेज ही बनाया हुआ है, फिर भी एक ऐसा बैंक जो डिमांड डिपॉजिट ऑफर करे, ना तो वो टाइम डिपॉजिट दे मतलब FD RD नहीं देगा और ना ही वो आपको क्रेडिट कार्ड की सुविधा या फिर लोन की सुविधा आपको प्रदान करेगा। उस खास बैंक को हम कहेंगे भुगतान बैंक, जिसका मुख्य मकसद रहेगा वित्तीय समावेश, मतलब कम से कम दरों पर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना सबको, यह होगा। तो यहाँ पर जो भारतीय डाक विभाग जो काफी बड़ा और काफी अब एडवांस हो चुका है, उसने कहा है कि 2017 तक या 2017 से वो करीब 650 ब्रांचेस अपनी ओपन करेगा पेमेंट बैंक की। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प 2। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्रेडिट स्विस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल कितने प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है? अगर इस सवाल की बात करें तो कई सवाल बनते हैं इससे, जैसे कि कई और संस्थाओं ने भी कहा होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी होगी, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो RBI हो, सबने कहा। अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण ले लें, तो RBI ने भी कहा कि जो भारत की विकास दर होगी उसके रिव्यू के अनुसार वो रहेगी 7.6%। और इस रिपोर्ट की बात करें तो वो रहेगी 7.8%। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो बड़े बड़े संस्थान हैं, कितना IMF ने कहा, कितना वर्ल्ड बैंक ने कहा, कितना RBI ने कहा या कितना CSO ने कहा, उन सब बातों पर आपको एक टेबल बनाना होगा। परेशान ना होइए, हम बूस्टर में इस बार आपको टेबल देंगे। इस टेबल पे आप देख पाएंगे कि वो अलग अलग संस्थाओं ने कौन कौन सी वृद्धि दर दी है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। नाडा का अर्थ क्या है? नाडा से पहले बात करें वाडा की, जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। यह जो एक एजेंसी होती है, ये जो डोपिंग को लेकर जो नियम कानून है, डोपिंग के लेकर जो दंड है उनको प्रदान करती है, उसे कहते हैं वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अगर बात करें इस एजेंसी की कुछ पिछले महीनों की कार्यवाही पर, तो मारिया शरापोवा आप सब जानते हैं कि वो पकड़ी क्या गई। उन्होंने खुद ही स्वीकारा कि मेलाडोनियम नाम का ड्रग उन्होंने लिया था अनजाने में, जो जब उन्होंने लिया उनके हिसाब से वो बैंड नहीं था, पर अब वो बैंड इसके अंदर है। उसी तर्ज पर उसकी एक राष्ट्रीय विंग भी होती है जिसे हम कहते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी, जो होगा विकल्प 2। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। हमारे देश में बैंक सामान्यतः यह प्रचार करते हैं कि इनमें से किसे खुदरा घरेलू जमाओं पर ब्याज की अतिरिक्त दर दी जाती है। अब एक बात सोचिएगा कि अगर एक वयस्क है, एक एडल्ट है, जो कि समय के साथ जिसकी सैलरी बढ़ती है या फिर उसके पास अभी बहुत सारे आयाम है जॉब सर्च करने के या पैसा कमाने के, उसको अतिरिक्त दर क्यों देगा? बैंक नहीं देगा। अगर बात करें एक माइनर की, उसकी फैमिली वहां पर सुविधाएं देगा पर फैमिली उसके साथ में है, उसको दर नहीं मिलेगा। अगर दर की बात करें, अतिरिक्त दर की बात करें, तो वो दिया जाएगा वरिष्ठ नागरिक को, क्योंकि एक समय बाद रिटायरमेंट के बाद इतने आयाम नहीं बचते हैं इन व्यक्ति विशेष व्यक्तिगण के पास कि वो और तरीके से पैसा जुटा सके, तो उनको उनके जमाओं पर अतिरिक्त ब्याज की दर प्रदान की जाती है बैंक के द्वारा। तो ये था हमारा इस सवाल का उत्तर, जो है विकल्प 3। अगला सवाल, निम्न में से कौन का कथन NBFC के बारे में सत्य नहीं? आइए देखते कथन कौन कौन से हैं। ये ऋण और अग्रिमों के कारोबार संबंधित है। बिल्कुल, NBFC का पूर्ण रूप है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। ऐसी कंपनी जो ऋण प्रदान करेगी, एडवांस प्रदान करेगी, बिल्कुल सही है, सत्य है। दूसरा, ये मांग जमा स्वीकार करते हैं। देखिए, ये टाइम डिपॉजिट करते हैं, ये डिमांड डिपॉजिट नहीं करते, तो ये गलत है। और देखते हैं और क्या हो सकता है। ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, ये पेमेंट सेटलमेंट का मतलब ये ना तो चेक जारी करते हैं और ना ही ये इस पर्टिकुलर सिस्टम का हिस्सा है। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर विकल्प 2, यह मांग जमा स्वीकार करते हैं। ये गलत है, वो मांग जमा स्वीकार नहीं करते। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। जब कोई बैंकर CDR के बारे में बात करता है तो वह किसके बारे में बात करता है? अब CDR की बात करें या फिर SDR की बात करें, तो दोनों में एक समानता है सर, कि जब जब CDR की बात होती है तब तब हम ऋण की बात करते हैं। ऋण यानी डेब्ट। ऋण जब संपूर्ण रूप से वापस नहीं आता तो कोशिश करते हैं उसे हम तब्दील करने की, मतलब रिस्ट्रक्चर करने की,
ताकि वो लोन वापस आ सके। क्योंकि लोन वाणिज्यिक है तो वो क्या होगा सर, कॉर्पोरेट। तो यहां जो उत्तर होगा वो होगा कॉर्पोरेट डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। हमेशा याद रखिएगा कि सीडीआर या फिर एसडीआर नया काफी आया है, स्ट्रेटेजिक डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग, वो भी कुछ ऐसा ही है, पर जो पूरा है, जो पुराना है, जो काफी व्यापक फैला हुआ है बैंकों में, वो है सीडीआर, जिसका फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। यूएसआईबी का अर्थ क्या है? अब यूएसआईबी न्यूज में क्यों है? अजय बंगा साहब जो डायरेक्टर बनाए गए हैं इस संस्था के, और काफी व्यापक रूप से उन्होंने भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उन्हें सुधारा है। तो जो एक ट्रेड एंड कॉमर्स की बात है, जो वाणिज्यिक बात है, उसमें ये प्राइवेट संस्था काफी बड़ा रोल प्ले करती है। तो यहाँ अगर विकल्प की बात करें तो अमेरिका भारत का होना जरूरी है और व्यापार का होना जरूरी है। अमेरिका इंडोनेशिया गलत है, अमेरिका अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल गलत है, बचे विकल्प एक और विकल्प दो। विकल्प एक दो में पहले दो जो शब्द है बिल्कुल सही है, अमेरिका भारत, पर आधारित गलत है। होगा क्या सर, व्यापार। तो आपको जानना पड़ेगा करंट इवेंट्स का। देखिए कोई और उपाय नहीं है आपको, या तो देखिए तीन तरीके हैं, न्यूज़पेपर पढ़िए, नहीं पढ़ पाते हैं तो न्यूज़पेपर क्विज दीजिए हमारा, जो हम डेली लगाते हैं दिन में शाम को 4 बजे, जिसमें हम करीब 5 पेपर्स की एक व्याख्या करते हैं, उनसे करीब 10 सवाल हम निकालते हैं जो पेपर में हमें लगे बहुत महत्वपूर्ण थे, उनको वहां पढ़िए। फिर हम उसी दिन निकालते हैं टॉप हेडलाइंस, जो अगले दिन पेपर में छपती है, हम पहले निकालते हैं ताकि आपको शाम तक आइडिया लग जाए कि हेडलाइंस कौन कौन सी हैं। उनसे बनाते हैं हम डीबैट, और साथ में हम करते हैं चैप्टर बेस्ड क्विज। तो चाहे बैंकिंग अवेयरनेस की बात हो या फिर करंट इवेंट्स की बात हो, दोनों ही क्षेत्रों में हमने अपने कंटेंट प्रोवाइड किए हैं mahindraguru.com पर। तो वहां ये सवाल आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि वहां हेडलाइंस में तो ये सवाल कवर होगा ही हो, और वहां पर आप जाके उस खबर को भी अधिक पढ़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। एक ड्राफ्ट में शामिल पक्ष कौन कौन से हैं? देखिए ड्राफ्ट की बात करें, चेक की बात करें, तो पहला अंतर बहुत सारे हैं, उन पे नहीं जाऊंगा, पर एक अंतर जो है वो बात होती है दोनों में कितने लोग हैं। समान तौर पर ड्राफ्ट में 2 होते हैं और आपके एक चेक में 3 होते हैं। यहां अगर बात करें तो विकल्प 3 जो होगा, आहर्ता और अदाता, ये आंसर होगा। ड्रॉर और पे, जिसे पैसा मिलना है, जो पैसा पे करने की कोशिश किया है, वो होगा। तो यहाँ आपका उत्तर होगा आहर्ता और आदाता। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सवाल कौन सा है। चेक ट्रंकेशन प्रणाली में भौतिक चेक समाशोधन किसके साथ रखा जाता है? मतलब जो एक फिजिकल फॉर्म में चेक है वो कहां रहेगा। देखिए चेक ट्रंकेशन मतलब क्या होता है कि जब हम उस फिजिकल फॉर्म के चेक को कन्वर्ट करें इनटू अ डीमैट फॉर्म, तो जब ऐसा होगा तो जो फिजिकल चेक होगा वो उस बैंक के पास होगा जिसके पास उसे पेश किया गया है, जो आगे उसे ट्रांसफर करेगा। तो जो पेश करता बैंकर है वो इसका उत्तर होगा। ना तो अदाकर्ता बैंक होगा, ना लाभार्थी होगा, ना भंडार होगा, और ना ही इनमें से कोई नहीं होगा। उत्तर होगा पेश करता बैंकर। सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है? अब ये सवाल जनरली समान तौर पर तो नहीं आता, फिर भी लेवल बढ़ाने के लिए हमने सवाल को रखा। यहां जो उत्तर होगा वो होगा 7। अगर मिनिमम व्यक्ति 7 है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, तो अधिकतम कोई सीमा नहीं है। यह एक सवाल और उठेगा कि सर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या अंतर है? एक ऐसी कंपनी जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो चुकी है उसे कहेंगे हम सार्वजनिक लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, और जो लिस्ट नहीं हुई है उसे हम कहेंगे प्राइवेट लिमिटेड। यहां अगर हम अहम बात करें तो यहां जो एक उत्तर होगा वो होगा 7। अब अगर बात होती प्राइवेट की तो वहां उत्तर होता 2 और मैक्सिमम होता 200, पर यहां 7 और अधिकतम कोई भी सीमा नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। सीसीएमपी का पूरा नाम क्या है? अब सीसीएमपी न्यूज में इसलिए था क्योंकि व्यापक स्तर पर, चाहे वो हम ईरान की बात करें, इंडिया की बात करें, यूएस की बात करें, साइबर क्राइम बढ़ चुका है, और साइबर जो क्राइसिस है जिसके काफी लोग सजग है वो बढ़ चुका है। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। एक ऐसा प्लान जिसके अंतर्गत जो साइबर मुश्किलात आती हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है। ये भी न्यूज में है, बिल्कुल हमारे न्यूज़पेपर क्विज में भी इसका फुल फॉर्म पूछा गया। तो ये होगा आपका विकल्प 3 जो है साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। आइए बढ़ते हैं आगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी कब स्थापित हुआ था? किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ था? यहाँ एक अहम बात है, देखिए 1988 में इसकी स्थापना हुई, पर जो इसका एक रेगुलेशन की पावर मिली वो मिली 1992 में, सेबी अधिनियम 1992 के अंतर्गत। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा पहला, जो है सेबी अधिनियम 1992। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। भारत के डाकघर निम्न में से कौन सी सुविधा प्रदान कर? देखिए डाकघर और बैंक, उनमें अंतर यह है कि जो बैंक होगा वो बढ़ चला है यूनिवर्सल बैंकिंग की ओर,
वो ना सिर्फ आपको नॉर्मल बैंकिंग करेगा बल्कि आपको म्यूचुअल फंड भी ऑफर करेगा, आपको बीमा प्रदान करेगा, पर ऐसा काम भारत का डाकघर अभी वर्तमान में नहीं करता। तो बचत बैंक खाता बिल्कुल करेगा। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, जो जानकार हैं डाकघर के, जिन्होंने पोस्ट ऑफिस कभी गए हैं, वो ये सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है उनका, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। जीवन बीमा सुरक्षा बिल्कुल दे सकता है, पर एक चीज जो नहीं देगा वो होगा जो यूनिवर्सल बैंकिंग का पार्ट है, खुदरा म्यूचुअल फंडों का लेन देन। यह काम एक ना तो एक सामान्य बैंकिंग का है और ना ही एक डाकघर के अंदर कार्य किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज अर्थव्यवस्था में एक ऐसी भूमिका निभाता है जिसे क्या कहा जा सकता है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो अगर मैं एक बहुत ही ऐसी बात करूं कि मुझे जानकारी नहीं है, अगर मैं पेपर उठाता हूं तो स्टॉक एक्सचेंज की बात हर पेपर में साइड में या फिर एक अलग से पेज बनता है जिसमें दी जाती है। तो अगर ये कहूंगा कि न्यूनतम उपयोगी है, गलत होगा। अगर उपयोगी नहीं होती तो पेपर में सवाल नहीं बनता। उपयोगी है लेकिन सख्त नियमन की आवश्यकता के साथ, बिल्कुल इतनी अधिक मात्रा में पूंजी का जब आदान प्रदान होता है तो उस चीज का नियंत्रण होना, उसका नियमन होना सख्त रूप से बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल दो सही लग रहा है। अगर तीसरे पे आए, मुद्रास्फीति को विनियमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण खंड है। देखिए, मुद्रास्फीति की जब बात होगी तो हम बात करेंगे उस देश के केंद्रीय बैंक की। वो केंद्रीय बैंक अपने हिसाब से मनी की सप्लाई को मैनेज करेगा जिससे जो मुद्रास्फीति को विनियमित किया जाएगा। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज की बात ही नहीं होगी क्योंकि वो पार्ट आरबीआई का है और आरबीआई सीधे तौर पर स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा नहीं। आखिरी, और ये बहुत ही एक कई लोग कहते हैं ऐसा कि एक तरह का जुआ जो कोई निवेशकों को बर्बाद करता है। देखिए, ये एक मत हो सकता है आपका, पर यह एक आधिकारिक या फिर एक समान तौर पर एक परिभाषा नहीं हो सकती। तो बचा जो आपका विकल्प वो है विकल्प 2, उपयोगी है लेकिन सख्त नियमन की आवश्यकता के साथ। फिर काफी महत्वपूर्ण था 2015 की बजट में कहा गया कि हम टैक्स फ्री फंड्स देंगे जिससे कि जो भारत का ढांचागत विकास है, जो बुनियादी ढांचा है, उसे सुधारेंगे, जिससे कि निवेश हम मांगेंगे देश के लोगों से, विदेशियों से, एफआईआई एफडीआई से, ताकि देश के अंतर्गत जो एक निवेश है वो बढ़ सके। तो यहाँ पर ये सवाल फिर से न्यूज में आया क्योंकि अब आईआरएफसी, जो इंडियन रेलवे के फाइनेंशियल कन्वर्टेबल बॉन्ड जो हैं, वो भी अब जारी किए जा रहे हैं जो इसी में निवेश किए जाएंगे, इसीलिए फिर से न्यूज में आ गया आपका एनआईआईएफ। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प 1, जो इसका पूर्ण रूप है राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा निधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द ग्राहक किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? देखिए, अगर ग्राहक की बात करें तो लोकपाल में नहीं होगा सर। लोकपाल का मेन काम है उस ग्राहक की जो मुश्किलात है उससे रिजॉल्व करना। बीएसपीसीआई भी ये स्टैंडर्ड बताता है, कोड बताता है, ये कभी भी आपको एक परिभाषित नहीं करता एक कस्टमर या फिर एक बैंक के डीलिंग्स को। पर जब बात करेंगे हम बैंककारी अधिनियम 1949 की, तो बिल्कुल यह इस एक्ट में 35 सेक्शन 35A में कहा गया है कि वह केवाईसी के नॉर्म्स देगा जो कि बताएगा कि बैंक ग्राहक का क्या होगा। तो यहाँ विकल्प 1 और 2 दोनों ही सही लग रहे हैं, पर अगर हम एक्ट की बात करेंगे तो एक्ट होगा पहला, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949। यह उत्तर होगा इस पर्टिकुलर सवाल का। यदि एक देश में खुली अर्थव्यवस्था है, यह संदर्भित करता है कि यह देश, अब देखिए, जब खुली अर्थव्यवस्था की बात होगी, अंग्रेजी में ओपन इकोनॉमी, एक ऐसा देश होगा जो ट्रेड एंड कॉमर्स, आयात निर्यात करेगा, हर देश के साथ करने की अनुमति है, और कोई भी वस्तु, कोई भी सुविधा वो आयात निर्यात कर सकता है। तो उसमें कोई, इस मामले में कोई भी एक शक्ति बढ़ती कम जाती। यहां अगर बात करें, पहले लिखा हुआ है पूंजी के निजी स्वामित्व को अनुमति देता है। देखिए, ये एक फीचर हो सकता है, पर सही तौर पर ये डेफिनेशन नहीं है। के पास लचीली विनियमित दर नहीं है, बिल्कुल गलत, जनरली होती है। तीसरा, अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता है। यह एक बंद अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है, खुली अर्थव्यवस्था का नहीं। अन्य देशों के साथ व्यापार करता है, बिल्कुल यही सबसे उपयुक्त आंसर है, क्योंकि जब भी हम ओपन इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम बात करेंगे फ्रीली ट्रेड एंड कॉमर्स की, हम बात करेंगे खुले तौर पर निवेश करने की देशों में और हमारे देश के अंदर खुद। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प 4, अन्य देशों के साथ व्यापार करता है। चलिए, वर्तमान नीति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के नकद आरक्षण अनुपात को उनके किसके साथ निश्चित प्रतिशत पर तय किया जाता है? देखिए, जब भी हम बात करेंगे वर्तमान नीति की, जब भी बात करेंगे हम सीआरआर की, जो लिखा हुआ है नकद आरक्षण अनुपात, तो वो डिपेंड करेगा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज पे। अभी होता क्या, निवल मांग और समय देता होता क्या, 4 तरह के डिपॉजिट्स हैं जो मुख्य तौर पर इस एनडीटीएल को बनाते हैं, करंट, सेविंग, रिकरिंग और फिक्स। करंट और सेविंग की बात करें तो यहाँ पर डिमांड बेसिस पर हम जमा करते हैं, जिससे कि वो डिपॉजिट में पैसा आप जब चाहे तब निकाल सकते हैं।
पर जब बात करते हैं टाइम और जब बात करते हैं टाइम डिपॉजिट की, फिक्स और आरडी की, तो वहां पर एक समय के बाद ही आप पैसे निकाल सकते हैं सामान्य तौर पर। तो ये चार खातों पर मुख्य तौर पर डिपेंड करता है सीआरआर, और इन 4 खातों का नाम जो है वो है निवल, मांग और समय देयता। तो यह उत्तर होगा विकल्प 2, इसका सही उत्तर है। किस संगठन एजेंसी का प्रमुख कार्य देश में मुद्रास्फीति को कम करना? फिर देखिए, हमने पहले भी आपसे कहा कि जब मनी सप्लाई मैनेजमेंट की बात आएगी तो बात आएगी मौद्रिक नीति की, और मौद्रिक नीति जो उसका निरीक्षण करता है, रिव्यू करता है, वो होता है उस देश का केंद्रीय बैंक या फिर भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जब भी हम मुद्रास्फीति के नियंत्रण की बात करेंगे, याद रखिएगा, नियंत्रण की बात करेंगे तो हम बात करेंगे देश के केंद्रीय बैंक की, ना तो हम बात करेंगे देश के स्टॉक बाजार की, ना ही देश का योजना आयोग इसमें दखल देगा, ना ही सेबी, और ना ही इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा एक देश का केंद्रीय बैंक, और भारत के परिप्रेक्ष्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि जो टॉप हमारे सवाल थे उनको हमने आपको यहाँ प्रदान किया, और आने वाले समय में भी हम एसबीआई क्लर्क मेंस की एसटी के साथ आएंगे, ताकि जो अब आने वाला एसबीआई क्लर्क मेंस है उसमें जीए को लेकर आपका जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बने, ताकि करंट इवेंट्स की बात भी हो जाए और साथ में बात हो जाए जो बेसिक बैंकिंग के टॉपिक्स हैं। इसी के साथ बता लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे जो वीडियोस पसंद कर रहे होंगे। वीडियोस के लिए ये रहा हमारा लिंक www.youtube.com/c/Mahindra Guru वीडियोस। इस वीडियो को देखने के धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप जो भी आपका एक मत है इसको लेकर वो हमें बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, ताकि हम उस पर और सुधार कर सकें। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।